इंडियन ओवरसीज़ बैंक एक छोटे टिकट साइज का बैंक है। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके Q1 के अर्निंग Q1 FY26 के अर्निंग आ चुके हैं। 18 जुलाई अर्निंग डेट है। तो इस बैंक में क्या खास है और अर्निंग रिपोर्ट यूँ बोला जाए वाई बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे। वाई बेसिस तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, क्वार्टर बेसिस पे बोल सकते हैं 50% मार्क्स इनको क्वार्टर बेसिस भी मिल सकता है। चलिए वन बाई देखते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक का क्या पोजीशन है। 39 रुपीज़ 79 पैसा का प्राइस चल रहा है और 19 तारीख को ये स्टॉक करीब 0.01% का नीचे गिरावट देखने को मिली, मामूली गिरावट। इस स्टॉक को क्यों रडार में रखना है, इसका एक रीज़न अच्छा है कि रेवेन्यू देखा जाए तो हमारे सभी वाई बेसिस पे हरे निशान पे है। तो वन बाई देखते हैं रेवेन्यू का क्या पोजीशन है। तो यहाँ से देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पे 8,867 करोड़ का करीब रहा है, जो कि मार्च वाई बेसिस के हिसाब से 7,587 करोड़ का था। तो वाई बेसिस पे देखेंगे तो उछाल है। देन क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 9,257 करोड़ की थी जो 8,867 करोड़ की है। तो रेवेन्यू में बोला जाए तो रेवेन्यू में थोड़ी सी वाई बेसिस पे अच्छी उछाल देखने को मिल रही है 16.9% का, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर परसेंट में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर वाई की बात करें तो जो भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, क्योंकि खासकर प्राइवेट बैंक, ये अपने नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा है, इनकम इंटरेस्ट जो आ रहा है और वो 16 से 17% का ग्रोथ हो रहा है। तो इनके हिसाब से प्राइवेट बैंकों के हिसाब से एक बड़ी चीज़ है, गवर्नमेंट बैंकों के हिसाब से, पब्लिक सेक्टर बैंक के हिसाब से। उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वाई बेसिस के हिसाब से बढ़ने को मिला है। 1691 करोड़ के अगेंस्ट में हमारा 2358 करोड़ आ रहा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में स्लाइड घटा है। 2659 करोड़ के हिसाब से 2358 करोड़ आ रहा है। तो क्वार्टर में गिरावट है और वाई बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हाल देख ले तो 39% के हिसाब से वाई बेसिस पे बढ़ी है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 11% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाई पे अच्छा चल रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की जहाँ तक बात है 648 करोड़ की नेट प्रॉफिट आई वाई बेसिस पे थी पहले, अभी 1178 करोड़ की नेट प्रॉफिट आई है। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे देखिए तो कम से कम हमारा 50% से ऊपर का बढ़ता हुआ दिख रहा है और हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाए तो 1091 करोड़ की प्रॉफिट पे 1178 करोड़। तो यहाँ नेट प्रॉफिट में देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर में प्रॉफिट करते हुए दिख रही है। तो यहाँ देखिए 81% का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका वाई बेसिस पे एंड 8% के आसपास का आपका क्वार्टर टू क्वार्टर पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यानी इनके एनपीए इंप्रूव हुए हैं, नेट प्रॉफिट इसके हिसाब से बढ़ रही है। ऑपरेशन में आपको पैसा नहीं आ रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट होकर के आ गया। प्रोविजनिंग अच्छा निकल रहा है, पैसा निकल करके आ रहा है, प्रोविजनिंग कवरेज अच्छा आ रहा है, नेट एनपीए में सुधार हुआ है। ये कंसर्न ये दिखाता है। अर्निंग पर शेयर का हाल देखा जाए वाई बेसिस पे 0.34 रुपीज़ का था, जो कि अर्निंग पर शेयर देखिए बढ़ करके 0.61 हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर हमारा अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं 50 डबल के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर टू क्वार्टर से देखिए 0.57 का अर्निंग पर शेयर था, 0.61 तो क्वार्टर टू क्वार्टर पे अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, यानी पीस के कम होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 80% के आसपास वाई पे अर्निंग ईपीएस बढ़ रहा है और 7% के हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस बढ़ रहा है। तो इससे बढ़िया पब्लिक सेक्टर बैंक का ईपीएस नहीं हो सकता और ईपीएस अच्छे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का Q1 FY26 के रिजल्ट के जो बुलेट पॉइंट्स है, नेट प्रॉफिट में आपका 478 करोड़ रुपया का है, जो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 1111 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ रेट देखें वाई बेसिस पे प्रॉफिट में 75% की उछाल देखने को डायरेक्टली अपने को मिली है। बैंकिंग के जो रेवेन्यू आते हैं दो तरह के साथ, एक सर्विस देने से आती है, एक इंटरेस्ट से आता है। नेट इंटरेस्ट इनकम में देखिए क्या ग्रोथ रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 12% का ग्रोथ दिख रहा है एंड वाई बेसिस पर रेवेन्यू देखेंगे तो 16% का ग्रोथ दिख रहा है, यानी 4% का ग्रोथ आपके अदर रिसोर्सेज इनके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर 12% से ऊपर का रेवेन्यू यानी 3/4 अगर आपका रेवेन्यू देखेंगे तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ मानी जा सकती है और ये इनकम आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। देन इनकम अगर देखते हैं तो बैक टू बैक आपको कॉस्ट ऑफ द इनकम रेशियो देखना पड़ेगा। अगर आप इनकम आ रहा है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम से, इनकम के थ्रू इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है, तो उनका कॉस्ट ऑफ द इनकम रेशियो क्या है। अभी देखेंगे कॉस्ट ऑफ द इनकम रेशियो देखिए इंप्रूव होता हुआ दिखा है करीब 7.54% के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारा कॉस्ट ऑफ इनकम 44.22 आ रहा है, जो कि लास्ट वाई बेसिस पे देखेंगे तो ये इनकम 51.76 था, यानी यहाँ से इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। 40 के आसपास आता हुआ ये कॉस्ट इनकम रेशियो देखने को मिल रही है। अगर 40 से कम होनी चाहिए, ये पब्लिक सेक्टर है, इसके लिए थोड़ा सा आपको तेज मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 7% का इस क्वार्टर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन आरओए की बात करते हैं हम ऑलवेज बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस में, तो आरओए देखेंगे तो इंक्रीज किया है 1.1% के अकॉर्डिंग जुलाई 2025 के रिजल्ट में, और ये कि आरओए का इंप्रूव करना एक अच्छी पोजीशन देखने को मिल रही है। आरओए का इंप्रूवमेंट यहाँ पे अच्छा लेवल पे देखने को मिला है।
इनका इंप्रूवमेंट का परसेंटेज देखेंगे तो 1.1% आरओए दिख रहा है और 44 बेसिस पॉइंट पे इंप्रूव हुआ है। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि ये बैंकिंग पहले खराब कंडीशन में थी, आरओए आपका कभी भी 1 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ 0.7 इसका आरओए था, रिटर्न ऑन एसेट था, यानी एसेट ये खा रही थी। अब ये एसेट का इंप्रूवमेंट यहाँ देखने को मिला है। तो यहाँ बोल सकते हैं जबरदस्त उछाल आरओए के ऊपर दिखा है और आरओए आपका 1 के ऊपर लाती हुई दिख रही है। अगर आप एक्सिस बैंक का भी आरओ देखें तो ये आपका एक्सिस बैंक का आरओ 1.7 1.8 के आसपास चलता है और बड़े प्राइवेट बैंकों का उस हिसाब से ये पब्लिक सेक्टर बैंक आरओए बहुत जबरदस्त इस क्वार्टर में इंप्रूव करता हुआ दिखा है। देन इफिशिएंसी परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें बैंकिंग सेक्टर के लिए तो बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक की 19% का आरओई निकल करके आ रही है, जो पहले 14% थी। यानी Q1 25 में और Q1 26 में करीब 5% का आरओई में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये एक अच्छा साइन है आरओई का। अगर आप इसी आरओई को लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से एक्सिस बैंक का देखेंगे तो ये करीब एक्सिस बैंक का आरओई हुआ करता था और वहाँ गिर करके आ चुकी थी, लेकिन इनके कंडीशन में देखिए रिवर्स हुआ है, 14 का आरओई और 19 अभी बन गई। तो आरओई ज़बरदस्त निकाल रही है। ये आरओई आपको रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो अभी के प्रेजेंट कंडीशन में HDFC और ICICI बैंक ये दोनों के इतने आरओई आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देन इंटरेस्ट मार्जिन की बात आती है, इंटरेस्ट लोन देते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में आपका इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्लोबली देखा जाए 3.4% का आ रहा है एंड डोमेस्टिक लेवल पे इनका 3.11 आ रहा है, 17 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा प्राइवेट बैंकों से कम है, जैसे कि प्राइवेट बैंकों के HDFC और एक्सिस बैंक और ICICI ये दिनों के 3.5 3.4 के हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उस हिसाब से तो कम है। बट अगर देखा जाए लास्ट पोजीशन के हिसाब से इंटरेस्ट मार्जिन आपको इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। देन इंडियन ओवरसीज बैंक का हम लोग देखेंगे बिजनेस हाइलाइट्स कैसा है, बिजनेस कैसा कर रही है, यानी लोन देने की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट डेटा है। तो टोटल बिजनेस इंक्रीजेस देखेंगे, बिजनेस ऑफ द बैंक इंक्रीज हो रहा है इनका 12% के आधार पे और ईयर पे और क्वार्टर बेसिस पे 5% के आधार पे बिजनेस इसका इंक्रीज हो रहा है, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। उस हिसाब से बोलेंगे इनकी बिजनेस पोजीशन वाई बेसिस पे क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिख रही है। एंड डिपॉजिट की बात करें बिजनेस के हिसाब से इनको लोन डिपॉजिट कितने आ रहे हैं, तो लोन अगर देखा जाए डिपॉजिट 10% के हिसाब से वाई बेसिस पे इंप्रूवमेंट है और क्वार्टर बेसिस पे 6% के हिसाब से इंप्रूवमेंट है। तो यूं कह सकते हैं कि डिपॉजिट जितने आ रहे हैं उनके लोन उस हिसाब से ज़्यादा दे रही है। तो यहाँ पे 10% के आसपास पे डिपॉजिट आ रहे हैं वाई बेसिस पे और हमारे 12% के ग्रोथ के हिसाब से ये लोन प्रोवाइड कर रही है। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो डिपॉजिट भी अप्रॉक्सीमेट लोन देने के आसपास में है, तो उस हिसाब से परसेंटेज हमारा दोनों की जगह पे पॉजिटिव फिगर बना हुआ है। स्लाइड कंपेरिजन करें तो बैंक के पास लोन कितने का दे रही है, ये 5,93,215 करोड़ का लोन दे रही है। और इनके पास में अगर डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट इनके पास जो आ रहा है 32,111 करोड़ का डिपॉजिट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस तो दोनों में बहुत है, लेकिन अगर ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल के हिसाब से कहते हैं डिपॉजिट में आपका 10% का ग्रोथ हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज दे रही है, जो एक स्टैंडर्ड और अच्छा है। अब कासा इसका देखिएगा, कासा आप इस बैंक के कासा आपका देखेंगे तो करीब कासा पे इंप्रूवमेंट वाई बेसिस पे आपका 15% के हिसाब से हो रहा है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 6% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो कासा भी इनका वाई बेसिस पे क्वार्टर टू क्वार्टर पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एंड कासा रेशियो को देखेंगे, कासा डिपॉजिट था, ये कासा रेशियो है जो कि 40 से ऊपर होनी चाहिए। तो 40 से ऊपर यहाँ दिख रहा है इस गवर्नमेंट बैंक का, तो ये 43 का कासा निकल करके आ रहा है। और लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 43 है अभी के वाई बेसिस पे एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पे भी देखेंगे तो 13 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट देखने को मिली है कासा में। तो कासा देखने के बाद हमारा बैक टू बैक कंपेरिजन करते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो CD रेशियो 79 के आसपास है एज ऑन 33/36/2025, यानी करंट क्वार्टर के अकॉर्डिंग CD रेशियो 79 का चलता हुआ दिख रहा है। उस हिसाब से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक्स जो बिजनेस फंडामेंटल्स के हिसाब से ये स्टॉक्स अच्छा है दिख रहा है सभी पैरामीटर्स पे, और इसी पैरामीटर पे सभी ऑफ बैंक्स के एनालिसिस प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो इस हिसाब से आप लोग को कर सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है एसेट क्वालिटी। बैंकिंग सेक्टर के एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो इनका ज़्यादा आ रहा है 1.97 का, और जो कि इंप्रूवमेंट है ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है 2.87 से ग्रॉस एनपीए घट करके 1.99 आया है। प्राइवेट बैंकों का अगर इससे कंपेरिजन करेंगे तो ग्रॉस एनपीए आपका 1.5 के आसपास हुआ करता है। तो प्राइवेट बैंकों से तो ग्रॉस एनपीए ऊपर है, बट देखेंगे कि गवर्नमेंट बैंक होने के बावजूद भी ग्रॉस एनपीए इंप्रूव की है, ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर हम यूँ बोला जाए तो 50% के आसपास इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन फाइनली नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए 0.32% आ रहा है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव नेट एनपीए आ गया है। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो नेट एनपीए हमारा वाई बेसिस पे 0.51 था, और यहाँ से प्राइवेट बैंकों की एनपीए के आसपास ये गवर्नमेंट बैंक दिख रही है। और क्वार्टर टू क्वार्टर के भी बेसिस के हिसाब से बात करें तो ये करीब रिड्यूस होता है 5 बेसिस पॉइंट से दिखा है। तो एनपीए के मामला में भी ये देखा जाए तो इंप्रूवमेंट हुआ है, इसलिए आप इसके प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है, और इसकी प्रोविजनिंग भी अच्छी खासी है, आप देख सकते हैं। देन प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, नेट एनपीए को देखने के बाद आपको प्रोविजनिंग देखना पड़ता है, जो कि 70% से ऊपर प्रोविजनिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे कि इसकी प्रोविजनिंग 96% थी पहले, यानी Q1 24 में
96 की प्रोविजनिंग थी, जो कि अभी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो आपका देखेंगे 97 का आ गया। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो में 51 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है, जिसके कारण ये नेट एनपीए कम करने में सफल रही है। तो प्रोविजनिंग इनका अच्छा निकल करके आ रहा है। आप एक्सिस बैंक जो लास्ट हमने एनालिसिस किया था, देखिएगा प्रोविजनिंग उसमें करीब करीब सबसे बड़ा मार खा रहा था। प्रोविजनिंग में 70 था, 77 से होकर के 5 सालों में इनकी प्रोविजनिंग जा करके 71 पे आ गई है। तो प्रोविजनिंग में बड़ा मार खा रहा था, जिसके कारण उनके एनपीए ज़्यादा हो रहे थे। लास्ट में वो बैंक आज के डेट में यही बोलेंगे कि आपका एनपीए ज़्यादा करते हुए दिख रही है। देन प्रोविजनिंग के साथ साथ एनपीए को वेरीफाई करना है तो स्लिपेज रेशियो देखना पड़ता है। स्लिपेज रेशियो क्या है? स्लिपेज रेशियो भी आपका 3 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है, स्लाइड इंप्रूवमेंट है 0.10, यानी 1.10% है, और ये पॉजिटिव फिगर के हिसाब से इंप्रूव हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 0.13 हुआ करता था स्लिपेज रेशियो। देन क्रेडिट कॉस्ट स्टूड भी 0.3 से कम है, और ये लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारा 30/6/25 के हिसाब से क्रेडिट कॉस्ट रेशियो 0.29% का चल रहा है, जो कि एक सभी रेशियो के ये स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ एसेट क्वालिटी को दिख रहा है। फंड हमारा रिकवरी में जाता है, यानी प्रोविजनिंग में चला जाता है, उसको रिकवरी कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखना है। तो रिकवरी का पोजीशन देखेंगे तो करीब करीब लास्ट क्वार्टर में हमारा रिकवरी था 582 करोड़ के। अभी आपने रिकवरी करके कितना लाया इस क्वार्टर में? 851 करोड़, यानी पैसे को आपने रिकवर किया। तो रिकवर करने का अमाउंट देखें तो 269 करोड़ रुपया आपने रिकवर करके लाया, जो आपका रिकवर करने के बाद आपका प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। यही रिकवरी रेशियो जो है प्रॉफिट को इस ट्रेडिंग सेशन में, इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि रिकवरी फ्रॉम द राइट ऑफ से कितना निकल के आ रही है। यानी यूँ कहें कि एनपीए के बाद हमने जिस अमाउंट को बैंकिंग सेक्टर को हम राइट ऑफ कर दिए हैं, अब उसका टेक्निकल राइट ऑफ हमने कर दिया है। राइट ऑफ करने के बाद टेक्निकल राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ एंड सेट ऑफ होने के बाद उस पैसे से कितना पैसा आया है तो वो आपके एडिशनल प्रॉफिट के तौर पे दिख रहा है, जिसके कारण इनकी प्रॉफिट ड्रास्टिकली बढ़ी है। अगर उस अमाउंट को देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर इनको पकड़े तो 364 रुपये का इन्होंने रिकवरी किया था, और इस बार किया है 629 करोड़ का रिकवरी। तो रिकवरी में इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो देखने को मिला है, जो ग्रोथ हो रहा है 265 करोड़ आपके एडिशनल प्रॉफिट में आके ऐड हुई है, जिस कारण से आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी 265 करोड़ डायरेक्ट आके घुसे हैं। तो आप यूँ बोल सकते हैं इनका राइट ऑफ एंड टेक्निकली राइट ऑफ एंड रिकवरी पोजीशन इनका अच्छा है, और रिकवरी रेशियो भी अच्छा है, जिस कारण से ये दोनों पैसा निकल के आता हुआ दिख रहा है, और उसके हिसाब से इनका रिकवरी पोजीशन अच्छा दिख रहा है। द नेक्स्ट रेशियो है कैपिटल एडुकेसी रेशियो, यानी कैपिटल आप एडुकेटली एक फाइनेंशियल अथॉरिटी को यानी बैंक्स को कितनी कैपिटल एडुकेटी रखनी चाहिए। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार आपको कम से कम 9% पब्लिक को रखना चाहिए और 12% प्राइवेट को रखना चाहिए। उस हिसाब से देखिए कैपिटल एडुकेसी रेशियो इनका इंप्रूवमेंट हुआ है, करीब 18.28% का CRAR है। तो इस हिसाब से लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 15 था, तो उस हिसाब से आपको टायर 2 के अकॉर्डिंग सभी को पकड़ेंगे तो आपके यहाँ पे कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी सफिशिएंट है, तो वो बैंक करप्सी के तौर पे नहीं देखने को मिलेगा, और ये प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक के हिसाब से ये रेशियो अच्छे मेंटेन करते हुए यहाँ पे दिख रही है। फ्रेंड इस तरीके से देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का हमने जो जिस तरीके से एनालिसिस किया, Q1 का एनालिसिस किया, क्वार्टर टू क्वार्टर किया, वाई पे बेसिस पे किया, और उसके जो जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स बैंकिंग स्टॉक्स को चेक करने के लिए होते हैं, ग्रोथ वाइज हो गया, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ हो गया, एनपीए हो गया, नेट एनपीए हो, इसी तरह को कंप्लीट किया। इसी तरीके से हर स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, बट ये स्टॉक एजुकेशन पर्पज से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और हिसाब से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी सीखने को मिला हो कमेंट्स करें, कुछ कमेंट करने से हमें भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उसको से मुझे भी सीखने को मिलेगा, सर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।